हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारी स्टडी है वो चैप्टर नंबर 1 से ही है। चैप्टर नंबर 1 का जो क्वेश्चन है हमारा नोट्स के हिसाब से जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कायिक प्रजनन के लाभ एवं हानि लिखिए। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसी के ऊपर आधारित है, कायिक प्रजनन के लाभ एवं हानि। देखो, हमने पढ़ा है कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन किसे कहते हैं, है ना, जब पौधों में बिना पुष्प की सहायता से पौधे के जड़, तने और पत्ती के द्वारा जब नए पौधे का निर्माण हो जाता है, ऐसे प्रजनन को बोलते हैं कायिक प्रजनन। ठीक है। तो कायिक प्रजनन एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन ही है, जो हमने पढ़ा था 2 प्रकार से होता है, प्राकृतिक रूप से भी होता है और कृत्रिम रूप से भी होता है। कृत्रिम रूप से हमने देखा था बहुत सारी विधियों के द्वारा होता है, जिससे मनुष्य ने अपने लाभ के लिए विभिन्न विधियों को अपनाया है और पौधों को से नए नए पौधे प्राप्त किए हैं बहुत ही कम समय में और बिना पुष्प और बिना बीज की सहायता से। तो ऐसा प्रजनन जिसे बिना पुष्प की सहायता से ही नए पौधों का निर्माण किया जाता है पौधे के कायिक भाग से, ऐसे प्रजनन को बोलते हैं कायिक प्रजनन। तो हमने इसकी दोनों प्रकार की मेथड पढ़ी थी, कृत्रिम कायिक प्रजनन और प्राकृतिक कायिक प्रजनन, है ना। आज हम उसके पढ़ रहे हैं लाभ एवं हानि, क्या इसके लाभ हैं और क्या इसकी हानियाँ हैं। तो जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो यही है, कायिक प्रजनन क्या है, उसके लाभ एवं हानि लिखिए। तो इसका मतलब मैंने बताया था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसके बेनिफिट्स एंड डिबेनिफिट्स, है ना, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हैं, उसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो लाभ देखते हैं। सबसे पहले लाभ क्या है, बीजों की अपेक्षा, है ना, बीजों को बोएं और उससे नया पौधा तैयार करें, उसकी अपेक्षा बीजों की अपेक्षा विधि आसान कम मूल्य वाली होती है ना। बीजों की अपेक्षा विधि कैसी है, आसान है और कम मूल्य वाली, कोई मूल्य नहीं है, एक पौधे से दूसरा पौधा हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो बीजों की अपेक्षा ये विधि कैसी है, आसान और कम मूल्य वाली है। पहला लाभ है जो हमारा नोट्स है उसके आंसर के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, कोई नया नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको याद वही करना है, वही समझना है, उसी हिसाब से अपना वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। तो पहला लाभ क्या हो गया, बीजों की अपेक्षा ये विधि आसान एवं कम मूल्य वाली होती है। दूसरा बेनिफिट्स क्या है इसका, जो पौधे बीज उत्पादित नहीं कर पाते, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीजों का निर्माण नहीं होता है, जैसे अपन ने पढ़ा था आलू में बीज का निर्माण नहीं होता है, गन्ने में बीज का निर्माण नहीं होता है, कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। तो ऐसे पौधे, है ना, जिनमें बीज उत्पादित नहीं कर पाती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण विधि है ना। ऐसे पौधे जिनमें बीजों का निर्माण होता ही नहीं है, तो अब उससे नए पौधे कैसे बने, तो उन पौधों के लिए बहुत ही अच्छी विधि है, उनके कायिक भाग से नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो पहला तो लाभ क्या हो गया हमारा, बीजों की अपेक्षा विधि आसान है और कम मूल्य वाली है। दूसरा लाभ क्या हो गया, ऐसे पौधे जिनमें बीजों का निर्माण नहीं होता है उन पौधों में बहुत ही उपयोगी विधि है कायिक प्रजनन। तीसरा है, इस विधि के द्वारा ऐच्छिक गुणों को बनाए रखा जा सकता है। इस विधि के द्वारा जो कायिक प्रजनन होता है या प्रजनन की क्रिया होती है, तो जो संतान बनती है, जो नया पौधा बनता है, वो अपने पेरेंटल प्लांट के जैसा ही होता है। लाल गुलाब का पौधा है, उसकी शाखा काट कर लगाए हमने दूसरे गमले में, तो जो पौधा बनेगा उसमें कैसे रंग के पुष्प लगेंगे, लाल रंग के। तो इस विधि के द्वारा जो ऐच्छिक गुण हैं, जो हमको अच्छे लग रहे हैं, वही गुण बने रहेंगे, नए गुण आने की संभावना या मिक्सअप होने की संभावना या गुणों के मिश्रण होने की संभावना ना के बराबर रहेगी, नहीं होगी। तो ऐच्छिक गुण मतलब जैसा पौधा था वैसे उसका नवीन पौधा तैयार होगा। ठीक है। चौथा लाभ क्या है, इस विधि को अपनाने से कम समय में बहुत अधिक पौधों को तैयार किया जा सकता है ना। बहुत ही कम समय में बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बीजों की जरूरत ही नहीं है, पुष्पन की जरूरत ही नहीं है। अभी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में है माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रसारण या ऊतक संवर्धन, जिसमें एक ही पौधे से हजारों पौधे तैयार हो गए थे। तो जब कायिक प्रजनन को अपनाया जाता है, इसमें समय कम लगता है, बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक हम पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये इसके लाभ हैं, किसके, कायिक प्रजनन के लाभ। पहला लाभ क्या था, बीजों की अपेक्षा विधि आसान और कम मूल्य वाली है। दूसरा लाभ क्या था, ऐसे पौधे जिसमें बीजों का उत्पादन नहीं होता है, बीजों का निर्माण नहीं होता है, उन पौधों के लिए तो बहुत ही उपयोगी विधि है। तीसरा, इस विधि के द्वारा पौधों के ऐच्छिक गुणों को बनाए रखा जा सकता है। चौथा लाभ क्या हो गया, इस विधि को अपनाने से कम समय में बहुत ही अधिक संख्या में हम पौधों को प्राप्त कर सकते हैं। ये इसके क्या हो गए, बेनिफिट्स हो गए। अब हम देखते हैं इसकी हानि। बी नंबर का पोर्शन क्या है, हानि। हानि क्या है, हानि की बात करें, है ना, जहाँ पर हम लाभ देख रहे हैं तो वहाँ हानि भी है कुछ, है ना, कुछ हमको हानि भी दिखेंगी, कुछ परेशानी हमको उत्पन्न होंगी। ठीक है। क्या हानियाँ हैं, इस विधि द्वारा अच्छे और नए गुण उत्पन्न करना संभव नहीं है ना। जैसे गुण थे मात्र पौधे में, वैसे संतानों में मतलब नए पौधे में आएंगे, नए गुण नहीं आएंगे। तो नए गुण हम इस विधियों के द्वारा, कायिक प्रजनन के द्वारा पौधों में नए गुण उत्पन्न नहीं कर सकते। ये पहली इसकी हानि है।
दूसरा क्या है, बार बार वर्धी प्रजनन कराने संतति में ओज में कमी आती है। बार बार आलिंगी जनन कराएं, बार बार कायिक प्रजनन हो तो जो संतानें आएंगी धीरे 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 उनमें ओज गुण कम होते जाएंगे, उनकी वैरायटी हल्की होती जाएंगी, ठीक है ना। बार बार कायिक प्रजनन कराने से क्या होगा, एक पौधे से हम दूसरा पौधा तैयार किया, उससे फिर दूसरा किया, उससे तीसरा किया, इस प्रकार लगातार हम एक पौधे से ही नए पौधे तैयार करते जाएंगे कायिक प्रजनन के द्वारा, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनमें ओज गुण है ना, वेराइटियाँ कैसी होती जाएंगी, हल्की होती जाएंगी। ये इसकी हानि है। तीसरी हानि क्या है, इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधों अनुकूलन की क्षमता कम होती है ना। इस विधि के द्वारा जो उत्पन्न जो पौधे हैं उनमें वातावरण के लिए वातावरणीय प्रतिरोध को सहने की क्षमता कम होती है, अपने आप को नए वातावरण में स्थापित नहीं कर पाते हैं। जैसे वातावरण में उगने वाला पौधा था वैसे वैसे जो नया पौधा बनेगा वो उसी वातावरण उसको चाहिएगा। नया वातावरण होगा तो वो अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाएगा, अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो तीसरा जो अपना हानि थी कायिक प्रजनन की, इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधों में अनुकूलन की क्षमता नहीं कम होती है। इस विधि में रोगग्रस्त पौधों से रोगयुक्त पौधे ही उत्पन्न होती है। अगर कोई पौधा रोगग्रस्त है, रोगयुक्त है, तो उससे जो पौधा तैयार होगा वो भी कैसा होगा, रोगग्रस्त पौधा तैयार होगा, ठीक है ना। तो ये इसकी हानियाँ हैं। एक बार और देख लेते हैं हानि को। इस विधि द्वारा अच्छे और नए गुण उत्पन्न करना संभव नहीं है ना। ना तो नए गुण आएंगे, ना तो अच्छे गुण, और नए गुण आने की संभावना ना के बराबर रहेगी, नहीं आएंगे, क्योंकि कायिक प्रजनन करा रहे हैं, जैसा पौधा था उसी से अनुसार नया पौधा तैयार हो रहा है, ठीक है। दूसरा, बार बार वर्धी प्रजनन कराने से संतति में ओज में कमी आती है ना। बार बार वर्धी प्रजनन कराएं, बार बार कायिक प्रजनन कराएं तो आने वाले संतान धीरे धीरे कमजोर होती जाएंगी, उनकी वेराइटी हल्की होती जाएगी, ओज गुण कम होता जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या था, इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधों में अनुकूलन की क्षमता कम होती है। तो कायिक प्रजनन के द्वारा जो उत्पन्न पौधे होते हैं उनमें वातावरणीय प्रतिरोध को सहने की क्षमता कम होती है। अगर उनका वातावरण चेंज कर देंगे तो पौधा जीवित नहीं रह पाएगा, मतलब अपने आप को एडेप्ट या अनुकूलित नहीं कर पाएगा। चौथा पॉइंट क्या है, इस विधि में रोगग्रस्त पौधों से, है ना, ऐसा पौधा जिसमें रोग लगा हुआ था उसी से दूसरा पौधा तैयार होगा तो वो भी कैसा होगा, रोगग्रस्त पौधा तैयार होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कायिक प्रजनन के लाभ एवं हानि, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर लिखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अलैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 8 है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन में अंतर लिखिए, लैंगिक जनन। एक बॉक्स बना लेते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन हमारा क्या है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर हमने क्रमांक डाल दिया, जो हो गया अलैंगिक जनन, इधर हो गया हमारा लैंगिक जनन। इन दोनों में हमको डिफरेंस करना है, अंतर पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2019 में क्वेश्चन आया था, पूरे 4 नंबर में आया था। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल है, हम पूरा पढ़ चुके हैं, केवल उसको पॉइंट के हिसाब से जमाना है, ठीक है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। तो पहला है अलैंगिक जनन में पॉइंट, इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट देखिए, एक जनक की, है ना, एक ही जनक की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है, हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, हर बार यही पढ़ रहे हैं। एक ही जनक के द्वारा नई संतान की उत्पत्ति होती है, अर्थात ये एक जन की होता है, अर्थात क्या होता है, एक जन की होता है। इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है, 2 जनक, नर और मादा, 2 जनक की आवश्यकता होती है, 2 जनक की आवश्यकता होती है। किसमें, लैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, 2 जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इस विधि में युग्मक का निर्माण एवं संलयन नहीं होता है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, किसमें, अलैंगिक जनन में, इस विधि में, अलैंगिक जनन में, इस विधि में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण नहीं होता, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, एवं संलयन की क्रिया नहीं होती है, संलयन की क्रिया नहीं होती है, नहीं, संलयन की क्रिया नहीं होती। इस विधि में युग्मक का निर्माण नहीं होता है एवं संलयन की क्रिया नहीं होती। किसमें,
अलिंग जनन में ना तो युग्मक का निर्माण होता है और ना ही संलयन की क्रिया होती है। और इस विधि में क्या होता है, दोनों क्रिया होती है ना, युग्मक का निर्माण भी होता है और युग्मक आपस में संलयित होते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, इससे बनने वाली संतति जनक के समान होती है ना। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, अलिंग जनन से उत्पन्न संतति कैसी होती है, जनक के समान होती है, जनक के समान होती है। अलिंग जनन से उत्पन्न होने वाली संततियाँ कैसी होती है, जनक के समान होती है। ये जनक से कैसी होती है, भिन्न होती है, जनक से भिन्न होती है। लिंग जनन उत्पन्न होने वाली संतति कैसी होती है, जनक से भिन्न होती है। चौथा पॉइंट क्या है, यह प्रजनन तीव्र गति से होता है। चौथा पॉइंट, यह प्रजनन कैसा होता है, तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। यह प्रजनन कैसा होता है, तीव्र गति से होता है। यह प्रजनन कैसा होता है, धीमी गति से होता है। ये अंतर हो गया हमारा। क्वेश्चन क्या था, लिंग जनन और लिंग जनन में अंतर लिखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिखिए, अंतर लिखिए, डिफरेंस लिखिए। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, ये एक जन की होता है, इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। ये द्विजन की होता है, इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है। लिंग जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, ना ही संलयन की क्रिया होती है। इस प्रकार के जनन में युग्मक का निर्माण भी होता है और युग्मक आपस में संलयित होते हैं। इस विधि के द्वारा उत्पन्न संतान जनक के समान होती है। इस विधि के द्वारा उत्पन्न संतान जनक से भिन्न होती है, इनमें विभिन्नताएं आ जाती हैं। अलिंग जनन की जो क्रिया है तीव्र गति से होती है और लिंग जनन की क्रिया कैसी होती है, धीमी गति से होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, अलिंग जनन और लिंग जनन में अंतर लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना और याद करना। ठीक है, कुछ ओटी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। गेम्यूल द्वारा वर्धी प्रजनन करने वाला जीव कौन सा है, गेम्यूल के द्वारा हमने पढ़ चुके हैं। गेम्यूल के द्वारा वर्धी प्रजनन करने वाला जीव कौन सा है, स्पॉन्जिला। ध्यान रखना, ब्रायोफिल्म में प्रजनन किसके द्वारा होता है, ब्रायोफिल्म देखा था हमने, पत्तियों के द्वारा होता है। कसाविका युक्त बीजाणु को कहते हैं जूस्पोर। ऐसे बीजाणु जिसमें कसाविका का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं हम जूस्पोर कहते हैं। अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। लैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है, दो होती है। जंतुओं में शरीर के एक टुकड़े से संपूर्ण शरीर का निर्माण होना क्या कहलाता है ना। एक जंतु जिसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, प्रत्येक टुकड़े से नए शरीर का निर्माण हो जाए, उसको क्या कहेंगे हम, पुनरुद्भवन की क्रिया। ग्राफ्टिंग के समय लाया गया भाग क्या कहलाता है, हमने ग्राफ्टिंग की क्रिया पढ़ी थी। ग्राफ्टिंग के समय लाया गया भाग क्या कहलाता है, कलम। ठीक है, और जो स्थापित पौधा होता है उसको बोलते हैं स्टॉक या स्तंभ। ठीक है, तो इस प्रकार ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। इस चैप्टर को कंप्लीट, हमारे पूरे वीडियो कंप्लीट हो गए हैं, पूरे नोट्स आप अच्छे समझ लेना। ओके, टेक केयर, गुड बाय।